कोई डाउट भी है किसी को तो पूछ लीजिए। डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, मान लीजिए आपको ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ड्रॉ कैसे करेंगे, कहाँ पर ध्यान देंगे? देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन में ये डायरेक्शन हम ले लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ बोलेंगे। अब हमें स्केलिंग यूज करना होगा। स्केल, ये लिखेंगे स्केल। ठीक है, स्केल क्या कह रहा है? स्केल में लिखेंगे लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 न्यूटन फोर्स। क्योंकि 1 न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। मतलब जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है ना, लगाओ, होल्ड करो, ऊपर लगाओ, बस। चलिए, तो ये फोर्स वेक्टर है और 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और क्या ध्यान में रखेंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इससे नॉर्थ की तरफ चलेंगे और एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसका टेल पॉइंट ये है और उसको मेजर करेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ। फिर एक ले रहे हैं तो ये 1 सेंटीमीटर, फिर एक लिए तो ये 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम आगे जाएंगे, फिर ये 1 सेंटीमीटर होगा और फिर ये 1 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर हो गए। ये एरो और ये एंगल कितना है? किधर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर हुआ और यही क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5 न्यूटन। ठीक है, उस वेक्टर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए दे देते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्शन क्या लिखेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में एक्ट कर रहा है और उसका लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर। चूंकि हम स्केल जो हम लोग ड्रॉ करेंगे नोटबुक पर, उसमें तो 5 न्यूटन तो नहीं करेंगे, तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और हम जो स्केल ले रहे हैं वो किसका यूनिट है? हाँ क्या? लेंथ। क्योंकि हम स्केल यूज करेंगे वो लेंथ का यूनिट है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर। मान लीजिए 50 न्यूटन को दिखाना है तो 50 सेंटीमीटर ड्रॉ नहीं करेंगे, वहाँ स्केल में चेंजेस लाएंगे, वहाँ पर स्केल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर से 50 न्यूटन रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से हमको अरेंज करके स्केलिंग करके हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ गए? एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, आप लोग करिए। ड्रॉ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड उसका सपोज 320 मीटर। ठीक है, एक्टिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कितना? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको करके दिखाइए। करके दिखाइए। इसका एग्जांपल लिखना हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन लिखना है। कोशिश कीजिए, करके बताइए।
तुम गिरे थे क्या गिरने से पहले 4 बार गिरे? हाँ, तुम गिरते थे क्या कि हम 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कर 3 बार और फिर चौथा बार गिर जाते थे क्या? हाँ? शुरू तुम गिरा नहीं है अभी तक? क्या बात? कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो बिना, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो साइकिल बिना गिरे हुए सीख जाए। ये संभव ही नहीं है। यदि कोई कहता है तो उसको याद नहीं है बिना साइकिल गिरे हुए। हाँ, ये कह देगा कि हाँ गिरे तो मेरा ये वाला हाथ टूट गया था, जब उधर से सीख लिए कि इधर गिरना है, इधर वाला हाथ टूट गया। हाँ, ये मान सकते हैं, ये चल सकता है। लेकिन कोई ये कह दे कि बिना गिरे हम सीख गए, ये संभव ही नहीं है। ये लाइफ का पार्ट है। एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं, आप लोग बताइएगा इसका मीनिंग, तब देखेंगे कि आपका इंटेलेक्ट लेवल कहाँ तक पहुँचा है। उनका एक बहुत से राइटर हैं, उनका कहना है सक्सेस डजंट मीन विदाउट फेलियर। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है बाकी इतना सही लीजिए, इसलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमको भी पता है ना कि आपका लेवल क्या है, एक लाइन में बोल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सक्सेस डजंट मीन विदाउट फेलियर, इट मीन्स टू अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इट मीन्स टू बी इन अ वॉर नॉट एवरीबॉडी। It means to be in a war, not everybody. War. It means to be in a war, not everybody. Success doesn't mean without failure. It means to attainment of ultimate objective. It means to be in a war, not everybody. सक्सेस का पहला स्टेप फेलियर होता है। हाँ। जरूरी नहीं है कि आप सारे पहले जीत सके, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा एक और मतलब पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होता है, नॉट थोड़ा सा सही है, ये बहुत सारी गलतियां हैं। और बोलो, कोई बताओ, कोई बताइए। सीमान, अंकित, अरे कोई तो बताओ कि हाँ क्या मीनिंग होगा। सक्सेस डजंट मीन विदाउट फेलियर, मतलब सफलता का बिना हारे हुए, बिना फेल हुए कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कोई आदमी स्टार्ट किया कोई काम को और वो फेल ना करे और सीधे सक्सेस हो जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम सक्सेस हुए हैं। सक्सेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिवली यूज होता है। कोई बच्चा का यदि इंग्लिश कमजोर है तो उसका इंग्लिश में होमवर्क बन गया तो उसका वो सक्सेस है। ठीक है, भले कोई दूसरा देश दूसरे देश को जीत लिया तो उसके लिए वो सक्सेस है, लेकिन छोटा सा बच्चा के लिए इंग्लिश का होमवर्क बन गया, वो पिटाने से बच गया, ये उसके लिए सक्सेस है। तो सक्सेस सबके लिए अलग अलग होता है ना, लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है, वो क्या होता है कि सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं है यदि आप फेल नहीं हुए, क्योंकि आपको पता तभी चलेगा ना जब आप फेल होंगे, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये सक्सेस है। आप साइकिल से गिरे तब तो आपको एहसास हुआ कि नहीं अब हम साइकिल चला रहे हैं। आप पहले ही साइकिल चला रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ साइकिल चलाना इसको कहते हैं। गिरिएगा तब ना समझ में आएगा, उसको कंपेयर करेंगे। आपका कभी तो कभी कम मार्क्स आएगा तब ना आप हायर मार्क्स को अचीव करने को कहेंगे। आप पहला बार पेन उठाए और आपका 100 में 99 मार्क्स आ रहा है तो आपको क्या पता चलेगा? ऐसा होता ही नहीं है, नेचर ही नहीं है ऐसा कि ऐसा हो। इसीलिए कोई ना कोई आदमी कोई भी काम करता है तो पहले उसमें गिरता है, फेल होता है, तब उससे सीखता है, कोई भी आदमी हो। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो सक्सेस हो गया तब आप उसको देख रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ये कितना सक्सेसफुल है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि वो फेल नहीं हुआ होगा। आपके सामने वो दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो 4 बार 5 बार एक दिन में बार साइकिल चलाने में गिर रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद वो साइकिल चलाना सीख लिया और आपने 10वां दिन उसको देखा तो आपको लगा अरे वाह कितना सा साइकिल चला रहा है। तो गिरना तो आपने नहीं देखा उसका, वही लाइफ का पार्ट। तो उसी को कहता है सक्सेस डजंट मीन विदाउट फेलियर, इट मीन्स टू अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है आप हार रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा हासिल होने वाला है आपसे। ठीक है, आप गिर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बड़ा हासिल होगा जो आपको अच्छा लगेगा। इट मीन्स टू बी इन अ वॉर नॉट एवरी बैटल, मतलब लाइफ में छोटे छोटे बैटल्स होंगे, वो आप हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप वॉर हार गए। वॉर बहुत सारे बैटल से मिलकर बना होता है। जैसे इंडिया को पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान को कैप्चर करना है, मतलब पाकिस्तान को जीतना है, तो वो स्टार्टिंग रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, अलग अलग बैटल्स को जीतेगा, तब जा कर के वो इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, और उधर का कौन एरिया है इस साइड में उस टाइम थी ये क्या बोलते हैं उसको, बलूचिस्तान तो सबसे उधर हो गया। इस साइड में
पोस्तीन बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है, वो सब, हाँ पोस्तीन होगी, वो सब एरिया को जीता, तब ना पाकिस्तान जीता जाएगा। कि सिर्फ एक मतलब सीधे अटैक किया पाकिस्तान जीत लिया, ऐसा होगा क्या? तो वॉर जो है ना छोटे छोटे बैटल से मिलकर बनता है, तब वो वॉर कहलाता है। मान लीजिए 10-12 बैटल्स हुए, तब हमने वो वॉर जीता। तो छोटे छोटे यदि आप जीत नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मेन एम जीतना है, उसके लिए मेहनत करना है। इसका मीनिंग यही, समझ गए? बैटल से वॉर बनता है, वॉर से बैटल नहीं बनता है, ठीक है? छोटे स्केल के लड़ाई को बैटल बोलते हैं, और जब वो कंबाइंड लेके देखते हैं तो उसको हम वॉर बोलते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई बैटल्स हुए, है ना? पढ़े आप लोग 19 में? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई बैटल्स हुए थे, तब जाके वर्ल्ड वॉर जीता गया था। समझ गए? उसी में एक घटना घटी थी जो कि न्यूक्लियर बम गिराया गया था, उसी में एक घटना घटी। आइए, तो हम वही कह रहे थे कि हम जो आपको बताना चाह रहे थे वो ये था कि जैसे स्पीड अप हो रहा है, आप साइकिल पैडल मारे, साइकिल स्पीड पकड़ा, तो आप क्या फील कर रहे हैं कि आपका साइकिल का स्पीड बढ़ रहा है, घर का जो पोजीशन है वहाँ से आपका पोजीशन दूर जा रहा है, यानी आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब आपका पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास मोशन आ गया, है ना? तो पहला चीज़ तो आप समझ गए कि मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। यदि किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज करेगा ही करेगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यदि चेंज कर गया, क्योंकि टाइम तो चेंज करेगा ही करेगा, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। आपका साइकिल लेकर के आप घर से बाहर निकल गए और आगे बढ़ गए, साइकिल चला रहे हैं, गिर के फिर संभल करके साइकिल चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पोजीशन घर से दूर जा रहा है, इसका मतलब आप मोशन में, ठीक? और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बॉडी मोशन में है। अब आप रेगुलर पैडल चलाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जब स्पीड बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कौन आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कब आएगा? जब आप रेगुलर पैडल चलाएंगे। पैडल चलाना छोड़ देंगे तो स्पीड धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है? वहां भी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन वो टायर और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसके कारण एक्सेलरेशन आएगा। तो आप पूछेंगे सर एक्सेलरेशन क्यों आएगा? क्योंकि F इज इक्वल टू, आप ये जानते हैं 9-10 में पढ़ना है आपको, F इज इक्वल टू ma है, तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। यदि आप पैडल पर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। जब कभी भी नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। आप पैडल वाला छोड़ दिए तो साइकिल का टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप करेगा वो आपके साइकिल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, लगेगा ना? जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा आपके साइकिल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेसिकली वो क्या करने की कोशिश करेगा? आपके स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। स्पीड जैसे ही कम होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ए का मतलब क्या है? v माइनस यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी तो पॉजिटिव होगा ही होगा किसी कीमत पर, आप रुके रहिए या चलिए, डेल्टा टी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि v छोटा होगा u से तो इसकी स्पीड घट रहा है तो आपको a माइनस मिलेगा, और यदि v ज़्यादा है u से यानी कि आपका स्पीड बढ़ रहा है तो उस समय आपको a पॉजिटिव मिलेगा। समझ पाए? तो आप, मेरा बताने का मतलब ये था कि स्पीड बढ़ रहा है ये आप फील करते हैं, उसको हम लोग ने नाम दिया है, ठीक है? आप पैडल पर फोर्स लगाते हैं, आप फील करते हैं उसको, उसने हमें नाम दिया है। हम लोग बेसिकली वहाँ टॉर्क लगाते हैं, वो टॉर्क जो है फोर्स के साथ ही एक्ट करता है, बिना फोर्स के टॉर्क नहीं लग सकता। तो टॉर्क लगाते हैं और वही कन्वर्ट करके आगे आपको ट्रांसलेशन मोशन देता है, लेकिन हम लोग वो सब फील करते हैं और उसी का हमने नाम यहाँ पर अलग अलग रखा है। इसीलिए जब कभी भी मैकेनिक्स को डील कीजिए ना तो डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट कीजिए, तब आपको खुद महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ कैसे हो रहा है। आप सिर्फ सोचिएगा कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सिर्फ सोचने से नहीं, थोड़ा फील कीजिए कि हाँ एक्सेलरेशन होगा, ये इसका मतलब मेरे साइकिल का स्पीड बढ़ रहा है, मेरे साइकिल स्पीड घटेगा भी तो भी एक्सेलरेशन होगा, घटेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बढ़ेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और यदि स्पीड नहीं है, मतलब सॉरी स्पीड कह रहे हैं कि स्पीड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो आपका इसका मतलब है कि साइकिल जो है वो एकदम बहुत ही स्मूथ रोड पे चल रहा है। वहाँ पर आपने हल्का सा पैडल मारा तो आपका साइकिल का स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ये बहुत ही स्मूथ सरफेस पे होता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस रहा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए जहाँ रोड बहुत बढ़िया होता है वहाँ पर साइकिल चलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो उसको रोकने का जो एबिलिटी है, जो आपके साइकिल को आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो कम है, इसलिए आपका साइकिल ज़्यादा स्मूथली चल रहा है ना? ये सारा चीज़ डे टू डे लाइफ में होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए, ये लिखिए आप लोग, इसके आगे ये वाला करिए, इसको लिखिए, ठीक? तो ये आगे बढ़ो।
इसको लिख लीजिए, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पर। लिख लीजिए, हो गया, लिख लीजिए, Yes. सारा लिखा हो गया है। चलिए तो हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की प्रॉपर्टीज को हम लोग जज करेंगे, और ये इसको हम लोग स्टार मार्क दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार ये एहसास कराया जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज बार बार यूज हो, ठीक है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का इंट्रोडक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। चलिए हेडिंग दे दिए। आइए अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ऐसे 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हेडिंग दे दिए, अब ध्यान से देखिए सब लोग। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि अ वेक्टर विल चेंज। वेक्टर विल चेंज, कब चेंज करेगा? तो ए, फर्स्ट नंबर, when its magnitude will change. Magnitude will change. आराम से समझिएगा, लिखना नहीं है, पूरा फोकस कीजिए समझने पर। आराम से इसका पीडीएफ बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। when its magnitude, तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखिए, इफ वी, सॉरी बी में आइए, बी, तो when its direction will change, direction will change, मतलब किसी वेक्टर का यदि डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका वेक्टर चेंज कर जाएगा। डायरेक्शन का डायरेक्टली मीनिंग किस बात से है? ओरिएंटेशन से, मतलब किसी वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उसका मतलब समझा जाएगा कि डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके हम साइड में यहाँ बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर 30 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर, और मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन मैंने उसको डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये मान लीजिए 32 डिग्री हो गया, तो ये वेक्टर P है ना, तो ये वेक्टर P नहीं रहेगा। मेरी बात समझ पाए? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो वेक्टर के लेंथ में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ चेंजेस क्या किया, 30 डिग्री में था उसको टर्न करके 2 डिग्री सिर्फ टर्न कर दिया। आप 2 डिग्री क्या 1 डिग्री भी या 0.5 डिग्री भी आप यदि चेंज कर देते हैं तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वेक्टर चेंज हो जाएगा। वो वेक्टर P नहीं रहेगा, कोई और नाम होगा उसका, कोई और नाम होगा लेकिन P नहीं रहेगा, ठीक है। ये छोटा सा समझ में आया। अब C में आइए, C, when both क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज करेगा, और जब दोनों ही चेंज करेगा तो किसी भी कीमत पर वेक्टर कांस्टेंट मतलब सेम नहीं रहेगा, वो तो चेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। समझ गए? कभी कभी केसेस आएंगे जहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, कहीं केसेस आएंगे सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, जो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, और जब कभी होगा जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन नहीं, जो हम लोग लीनियर मोशन में ही पढ़ेंगे। मान लीजिए कार जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पहले स्पीड था 50 मीटर पर सेकेंड, अब आगे जाकर हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड चेंज किया कि डायरेक्शन? डायरेक्शन कहाँ, मैग्नीट्यूड चेंज किया, पॉजिटिव एक्स में तो जा ही रहा है, बढ़ गया स्पीड उससे, तो वहाँ पर कौन सा मैग्नीट्यूड चेंज किया, इसलिए वो वेक्टर चेंज कर जाएगा। समझ पाए इस बात को? अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग एंटर करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? ध्यान से देखिए, if we rotate a vector
वेक्टर 360 डिग्री और 2 by keeping its tail point as a fixed point, then vector will not change. क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया, ये इस वेक्टर का नाम हमने क्यू वेक्टर रखा, ठीक है, और ये क्यू वेक्टर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इस क्यू वेक्टर को हम पकड़ के इसका टेल पॉइंट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसका टेल पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो टेल पॉइंट तो कहीं नहीं जाएगा। तो टेल पॉइंट जैसे यही मान लीजिए वेक्टर, तो यहाँ पर उसको फिक्स किए, ये उसका टेल पॉइंट है, ऐसे 30 डिग्री बना रहा है। इसको टर्न करके हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर 360 घुमा दे रहे हैं। तो 360 जब टर्न करेगा, तो 360 टर्न करेगा मतलब एग्जैक्टली जहाँ था फिर घूम करके वहीं आ जाएगा, फिर तो 360 होगा, या 2 पाई जिसको बोल रहे हैं। तो ये फिर टर्न करके फिर टेल पॉइंट को फिक्स करते हुए जब ये लौट के वहाँ आएगा तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होगा, 360 और 2 पाई। लेकिन मान लीजिए सपोज करें हम अलग हेड्स में, यहाँ पर वो वेक्टर है, ये वेक्टर मान लीजिए सपोज क्यू वेक्टर है, ठीक है। अब ये इसका टेल पॉइंट है और इसको हमने टर्न कराया, ठीक है, और लेकिन वो एक डिग्री थोड़ा पहले ही आ गया। मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 359 होगा, बोलिए। तो इस केस में ये वेक्टर क्यू वेक्टर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 360 डिग्री टर्न करेगा तो ही वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। अदरवाइज कोई भी और एंगल रखेंगे 360 के अलावा, जैसे यहाँ 359 रखा, हो सकता है 20 डिग्री टर्न कराए या कितने भी टर्न कराए, तो वो 360 के अलावा होगा, टर्न करेगा तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। और इसका जो रीज़न है आपको पहले पॉइंट पे नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन चेंज कर गया यहाँ। यदि हम एग्जैक्टली इसको टेल पॉइंट को पकड़ते हुए जब हम इसको 360 नहीं टर्न कराएंगे तो हमारा 360 टर्न ना करने से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, यानी 1 डिग्री पहले आ गया या 1 डिग्री बाद में आ गया। जब ओरिएंटेशन चेंज कर गया तो कौन सा प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट चेंज कर गया, वेन डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन विल चेंज, तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। इस केस में हम वेक्टर का नाम चेंज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है। अब आगे आएंगे, तो इसमें ये चेंजेस आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। इफ वी shift a vector parallel to itself, then parallel to itself in the same plane, then vector will not change। कुछ समझ में आया? अरे बोलो, कोई कुछ नहीं बोलता। ये मान लीजिए कि x एक्सिस है, चलो ध्यान से देखिए, x ये क्या होगा, y ये क्या होगा, और ये y, ठीक है। अब हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई हम वेक्टर ले रहे हैं, सपोज करें यहाँ से ये वेक्टर मान लीजिए p वेक्टर, ठीक है, और ये एंगल सपोज 40 डिग्री है, ठीक है। तो p वेक्टर को हम यदि पैरेलल, इसको हम पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ला दें, तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे p वेक्टर को, हल्का सा प्रोसेस मैग्नीट्यूड में कमी कर देते हैं, ये p वेक्टर। अब इस p वेक्टर को हम पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दें, कुछ इस तरह का दिखेगा। एग्जैक्ट हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इसको 40 डिग्री ले रहे हैं, तो ये वेक्टर p ही रहेगा। क्यों? मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस किए नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंजेस किया, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो भी
अब इसको हम पैरेलल शिफ्ट करके मान लीजिए हम यहाँ ले आते हैं, ये पी वेक्टर, तो यहाँ भी यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ ये 40 डिग्री बना रहा है, तो ये वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो कहता क्या है कि इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ इन द सेम प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, जैसे यहाँ एक्स वाई प्लेन है ना पूरा, तो ये भी तो इसी प्लेन का हिस्सा है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है और ये एक्स वाई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है प्लेन, तो इसमें शिफ्ट करें या इसमें शिफ्ट करें या इसमें शिफ्ट करें, लेकिन जेड एक्सिस में नहीं जाना है। जेड एक्सिस में जैसे अभी ये कैसे है, इस तरह से उसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, तो उस केस में चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब अपना प्लेन वो चेंज कर लेगा, यानी जेड एक्सिस में भी चला जाएगा, तो वो वेक्टर चेंज कर सकता है, लेकिन सेम प्लेन में रहेगा तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे और कोई दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ही है, इसका नाम हमने बी वेक्टर रखा, ठीक है, तो बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके हम मान लीजिए यहाँ ले आते हैं, तो ये भी बी वेक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, तो ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आया ना ही डायरेक्शन में चेंज आया, इसीलिए वेक्टर चेंज, तो इसलिए क्या सेम प्लेन वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सेम प्लेन में सेम ओरिएंटेशन को फॉलो कर किया गया है। क्योंकि जब वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होगा तो जितना पहले एंगल बना रहा था वो एक्स एक्सिस के साथ या किसी भी एक्सिस के साथ उतना ही वो मेंटेन रहेगा, पैरेलल शिफ्ट होगा तो। हाँ, पैरेलल नहीं होगा तब देखा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा ना पैरेललोग्राम, पढ़ा है ना, तो पैरेललोग्राम में जैसे ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट दोनों पैरेलल है ना, इसलिए जो एंगल यहाँ पर होगा, मान लीजिए ये 80 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, तभी तो पैरेलल होगा। मतलब ओरिएंटेशन दोनों ही लाइन सेगमेंट का सेम रहेगा, तभी तो एक दूसरे से पैरेलल कहा जाएगा, है ना। इसीलिए ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। अब मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, सपोज यहाँ पर लीजिए ये, इसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर, जो कि वाई एक्सिस के साथ सपोज 20 डिग्री बना रहा है, तो हम इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं। पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ जब आप शिफ्ट कर रहे हैं और ये वेक्टर को हम बी वेक्टर बोलना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ 20 डिग्री में, और यदि ये 20 डिग्री है तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर कहलाएगा। समझ पाए, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वो वेक्टर चेंज नहीं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ना चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज। अब लास्ट में आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर कहता है, 4 नंबर कहता है कि इफ वी अरेंज two vectors tail to tail, then a smaller angle will be called angle of vector, angle of vectors। क्या मीनिंग हुआ, यदि हम दो वेक्टर्स को उनको कैसे अरेंज करेंगे, टेल टू टेल, मतलब टेल दोनों का मैच करा देंगे, तो उसमें जो स्मॉलर एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा। क्या, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को ए नाम दिया, और एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का नाम हमने बी रखा है, तो इस वेक्टर ए का टेल पॉइंट ये हुआ और इस वेक्टर बी का टेल पॉइंट यहाँ हुआ। या तो हम वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर दे इधर, या वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट कर दे इधर। इस तरह से अरेंज करें कि दोनों का टेल पॉइंट क्या हो जाए, मैच कर जाए। क्योंकि हम वेक्टर ए को भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, ना ही वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज होगा। तो उस केस में हम वेक्टर को चेंज किए नहीं और हमारा अरेंजमेंट भी थोड़ा ठीक हो गया। कैसा हुआ, तो टेल टू टेल, तो हम क्या लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखे हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है, लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, ड्रॉ करते समय दोनों का लेंथ लगभग सेम होना चाहिए। हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लेंथ सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम है। अब हम वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आए, तो अब वेक्टर बी मान लीजिए कि इस पोजीशन पे आ गया, ऐसे ये वेक्टर बी,
तो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट किया तो ऐसा दिखा। अब दोनों का कॉमन टेल पॉइंट हो गया ये, इस कॉमन टेल पॉइंट को नाम हम ओ देते हैं। तो हमारे पास दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल को हम मान लीजिए बीटा बोल रहे हैं और इस एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कहता है प्रॉपर्टीज, देन स्मॉलर एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ वेक्टर्स। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर्स। तो अल्फा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन, ए एंड बी, मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कहते हैं। और जब कोई पूछेगा कि हाँ बताइए कि एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या है, तो अल्फा है, क्योंकि स्मॉलर एंगल को हम एंगल ऑफ वेक्टर लेंगे, बड़े वाले को। अब मान लीजिए सपोज करें, एक अलग एक एग्जांपल है, सपोज करें कि इस डायरेक्शन में हमारे पास एक वेक्टर पी है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक वेक्टर, ये मान लीजिए एक वेक्टर है और ये वेक्टर को हम क्यू वेक्टर बोल रहे हैं और ये पी वेक्टर। अब ये इनके बीच का ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। आपको पता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो दोनों में किसी को भी आप एंगल ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं। ये कौन सा कंडीशन है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट होंगे, तो दोनों का टेल पॉइंट पे यहाँ मैच कर ही रहा है। और जो प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इफ वी अरेंज टू वेक्टर्स टेल टू टेल, तो टेल टू टेल अरेंज किया हुआ है, लेकिन उनके बीच का एंगल जो है दोनों साइड से बराबर है, तो आप किसी को भी एंगल ऑफ वेक्टर ले सकते हैं। लेकिन यदि हल्का सा टर्न कर गया होगा तो स्मॉलर एंगल ही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से लिखना है, प्रॉपर्टीज से, स्टार्टिंग से। चलिए इसको लिखिए, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये ए, ये वेक्टर ए है जो यहाँ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा वेक्टर यहाँ है, ये वेक्टर बी जो इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अभी सिर्फ देखिए, एक हम बताते हैं फिर आपको करिएगा। तो कंडीशन क्या है, रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल क्या कहता है कि दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल ऑफ वेक्टर तभी निकाल सकते हैं जब दो वेक्टर कैसे अरेंज होंगे, टेल टू टेल। ये फोर्थ रूल बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज बोलता है, ठीक है। बार बार प्रॉपर्टीज देखिए यूज होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज बोलता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल यानी एंगल ऑफ वेक्टर्स तभी निकलेगा जब उनके बीच का जो पोजीशंस होंगे वो टेल टू टेल अरेंज होंगे, ठीक है, ठीक है। और अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि यदि हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा उसी प्लेन में। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसका टेल पॉइंट यहाँ है, अब क्या करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर पैरेलल शिफ्ट करेगा यहाँ, तो अब ये वेक्टर कहाँ शिफ्ट करके यहाँ आ सकता है। ये वेक्टर कौन सा है, ए बन सकता है। आपको पता है ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब अरेंजमेंट देखिए, वेक्टर बी और वेक्टर ए अरेंज हो गए, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब तो ये एंगल क्या बनेगा, तो ये 105 बनेगा और यही क्या होगा, एंगल ऑफ वेक्टर्स होंगे। कौन कौन, ए एंड। समझ पाए, ये एंगल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बीटा है, ये ग्रेटर दैन, ये मतलब बिगर एंगल हो गया, बिगर एंगल हो गया, ठीक है। तो हमें तो स्मॉलर एंगल लेना है, तो स्मॉलर एंगल ये हुआ, ये एंगल ही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर्स। समझ पाए इस बात को। तो हमको पैरेलल शिफ्ट करना आना चाहिए वेक्टर को, तब हम उसको अरेंज करके एंगल ऑफ वेक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहे हैं, ये आपको बनाना है, इसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे यहाँ पर हम देख लें, देखिए यहाँ एक वेक्टर, सपोज ये वेक्टर P और ये एंगल सपोज 60 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर यहाँ पर आ गया, ये वेक्टर मान लीजिए Q है, ठीक है, और ये वेक्टर का ये एंगल, या फिर इसको हटा दें, तो
तो ये एंगल सपोज 67 डिग्री, ठीक है। अब एक वेक्टर और आ गया यहाँ से, ये इस वेक्टर को हमने R नाम दिया है और ये एंगल 10 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखिए फिर लिख लीजिएगा वेक्टर्स। ए फर्स्ट में किसके बीच में, वेक्टर ए सॉरी फर्स्ट में निकालना है वेक्टर P एंड Q, सेकेंड में निकालना है वेक्टर P एंड R, थर्ड में निकालना है वेक्टर वेक्टर Q एंड R। ये तीनों निकालना है अलग अलग, तीन अलग अलग डायग्राम बनाइएगा, P और Q के लिए अलग, P एंड R के लिए अलग और Q एंड R के लिए अलग, तीन अलग अलग डायग्राम बना करके दिखाइए। करिए, सॉल्व करिए।